रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, आपके पास में एक पैसेंजर डीएनए, ये इसको आप जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, पैसेंजर डीएनए, ये इसको जीन ऑफ इंटरेस्ट। साथ में आपके पास में क्या होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए, एक वेक्टर होना चाहिए, ठीक है। अब आप इसको क्या करोगे, इन दोनों को रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन करोगे या ट्रीटमेंट विद रिस्ट्रिक्शन इंड्यूरेंस, ठीक है, ट्रीटमेंट करोगे, ये बेसिकली कट हो जाएंगे, वैसे ही दिखेगा, बट ये आपका इस तरह से। अब इसमें आप क्या करोगे, लाइगेज ऐड करोगे, ठीक है। तो लाइगेज जब आप ऐड करोगे तो ये आपका रिकॉम्बिनेंट, ये दोनों के दोनों बेसिकली कनेक्ट हो गए, अटैच हो गए एक दूसरे के साथ में, और आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे इसको, और ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ होगा, सुटेबल होस्ट, ठीक है, एंड सुटेबल होस्ट। तो इस तरह से बेसिकली आपका जो है, जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो सेल के अंदर आ गया। जैसे मैं बोल दूं कि जो सुटेबल होस्ट है वो सपोज ई कोलाई है, ठीक है, तो ई कोलाई में है। अब ये क्या होगा कि जब, चूंकि इसका भी अपना न्यूक्लियस, अपना जीनोमिक डीएनए है, तो ये बेसिकली ये क्या है, ये प्लाज्मिड है, ठीक है। जो हमने वेक्टर लिया है, ये वेक्टर क्या है, प्लाज्मिड। एंड प्लाज्मिड क्या होते हैं, ऑटोनॉमस रेप्लिकेटिंग डीएनए होते हैं, ठीक है। इनमें अपने रेप्लिकेशन की कैपेबिलिटी होती है, तभी तो इसको यूज किया गया है जब वेक्टर, ठीक है। तो जब ये होस्ट के अंदर जाएगा तो इसकी ढेर सारी कॉपियां तैयार हो जाएंगी। मैंने आपको बताया था टर्म कॉपी नंबर, ठीक है, कॉपी नंबर। तो कई दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक होता है हाई कॉपी नंबर, हाई कॉपी नंबर, और दूसरा होता है लो कॉपी नंबर, लो कॉपी नंबर। तो लो कॉपी नंबर में आपका 1 to 2 हो सकते हैं एक सेल के अंदर, एक सेल के अंदर आफ्टर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें। और हाई कॉपी नंबर में एनसीईआरटी आपका 50 to 100 लिख रखा, साथ में लिखा है कि मोर देन में, मे बी मोर देन 100, मे बी मोर देन 100, ठीक है। तो वो डिपेंडिंग अपॉन जो है क्या कहते हैं कि किस तरह का प्लाज्मिड है, यहाँ पे ढेर सारे कॉपी बेसिकली बन जाएंगे, ढेर सारे कॉपी बन जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो क्लोन किया है, ये जो प्रोसेस आपको दिख रही है, द प्रोसेस इज नोन एज क्लोनिंग। ये जो प्रोसेस आपको यहाँ से यहाँ तक दिख रही है इसको बोल लो क्लोनिंग, ठीक है। यहाँ से ये जो प्रोसेस है ये बेसिकली है क्लोनिंग। आप बाकी की भी प्रोसेस बोल सकते हैं, आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो, यहाँ तक भी इंक्लूड कर सकते हो, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यहाँ तक भी इंक्लूड कर सकते हो। अब क्या है कि अगर ऑलमोस्ट ऑल बायोटेक्नोलॉजी की जो है एप्लीकेशन या रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबका एक ही एम होता है, क्या, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन कोडेड बाय फॉरेन जीन या पैसेंजर, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, प्रोटीन को एक्सप्रेस कराने की बात होगी। तो बात सुन रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? Yes. ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि अभी तक सिर्फ क्लोनिंग हुई, अब इसको, अब हम उतना डीप में नहीं जाएंगे, ना ही एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, मैं बस थोड़ा सा आपको इमेजिनेशन करवाता हूँ, ठीक है। मैं ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा इस चीज को कि आपके पास में क्या है, ये वेक्टर है,
और वेक्टर के अंदर आपका जीन प्रेजेंट है, और इस डीएनए को आप बोल रहे हो रिकॉम्बिनेंट डीएनए। इसको आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया, इसके मतलब बहुत सारी कॉपी आपने तैयार कर, इसकी बहुत सारी कॉपी तैयार कर ली। अब क्या करना है कि ये जो जीन्स है इसको हमको क्या करना है, एक्सप्रेस करना। ठीक है, एक्सप्रेस करना। तो आप क्या करोगे, आप इस जीन को ये ऑलरेडी क्लोन है, तो बेसिकली सुटेबल ये कहां पे क्लोन की जाएगी, सुटेबल एक्सप्रेशन वेक्टर। दो टाइप के वेक्टर होते हैं, एक होता है क्लोनिंग वेक्टर, दूसरा होता है एक्सप्रेशन वेक्टर। कुछ नहीं है, दोनों में कोई खास मतलब उस तरह से मेजर वो डिफरेंस नहीं है। जो डिफरेंस है वो यहाँ पे अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम सीक्वेंसेस में है। जो डिफरेंस है वो अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम जो है सीक्वेंसेस में। आपको पता है कि किसी भी जीन को एक्सप्रेस करने के लिए, ये सपोज करो डीएनए, तो ये पहले चेंज होगा किसके फॉर्म, एमआरएनए के फॉर्म, नॉट आरएनए, एमआरएनए बोलना पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए। और मैसेंजर आरएनए से उसका बनेगा प्रोटीन, उसका बनेगा इस तरह से प्रोटीन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह से प्रोटीन बन जाएगा। और अगर यही सारा चीज आपका इसमें प्रेजेंट है, ठीक है, तो आपको याद होगा कि मैंने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात की, और ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट थे। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में आरएनए पॉलीमरेज था, ठीक है, बीच में स्ट्रक्चरल जीन थे, और इसके बाद जो है क्या कहते हैं अपना टर्मिनेटर सीक्वेंस। ठीक है, टर्मिनेटर सीक्वेंस। तो ये बेसिकली इसके पहले ट्रांसक्रिप्शन जो है आरएनए पॉलीमरेज प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है, ताकि डीएनए से एमआरएनए बन सके, एमआरएनए से फिर इसके बाद इसका ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बने। ठीक है, तो बेसिकली एक्सप्रेशन वेक्टर होने के लिए इसमें जो है क्या कहते हैं, एक तो कि आरएनए कॉल कह रहा हूं, प्रमोटर होना चाहिए, प्रमोटर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्रमोटर होना चाहिए ताकि मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस हो सके। प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, प्रमोटर एंड टर्मिनेटर दोनों होने चाहिए ताकि वहां पे उसकी सिंथेसिस हो सके। ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, अगर प्रमोटर है तो यहाँ से मैसेंजर आरएनए इसका बन जाएगा, और फिर जब ये मैसेंजर आरएनए ये बन गया है, मैसेंजर आरएनए जब बन गया तो इस मैसेंजर आरएनए से राइबोसोम की प्रेजेंस पे क्या बन जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी, प्रोटीन सिंथेसिस हो जाएगी। तो अल्टीमेट ऑफ ऑल बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन या अल्टीमेट goal of all recombinant DNA technology टेक्निक्स का क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब आपको पता है कि ये जो काम हो रहा है एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, वो कहाँ पे हो रहा है, इन सुटेबल एक्सप्रेशन वेक्टर एंड वेल एज सुटेबल एक्सप्रेशन होस्ट। आप जब हायर क्लासेस में कभी पहुंचोगे तो तब आपको ये बात समझ में आएगी कि ये मैं यहाँ पे क्यों एक्सप्रेशन वेक्टर की बात कर रहा हूँ और क्यों मैं इसमें एक्सप्रेशन होस्ट की बात कर रहा हूँ। एक्सप्रेशन होस्ट, ठीक है, देखो क्लोनिंग वेक्टर एंड क्लोनिंग होस्ट दोनों सेपरेट चीज है। क्लोनिंग वेक्टर मतलब वेक्टर की बात करें तो दो टाइप के वेक्टर मैं बोल रहा हूँ, एक एक्सप्रेशन वेक्टर बोल रहा हूँ, दूसरा मैं क्लोनिंग वेक्टर बोल रहा हूँ। क्लोनिंग का पर्पज है नंबर ऑफ कॉपीज इंक्रीज करना। जो आप डीएनए जिसको आपने क्लोन किया है, जिस डीएनए को आपने यहाँ पे क्लोन किया है, ठीक है, इस डीएनए की नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करना किसका ऑब्जेक्टिव है,
क्लोनिंग का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इस जीन की नंबर ऑफ कॉपीज को इंक्रीज करना वो क्लोनिंग का ऑब्जेक्टिव है, और इसी जीन को एक्सप्रेस करवाना इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन, इन द फॉर्म ऑफ इस इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन को, एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इस एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन को, ये ऑब्जेक्टिव है एक्सप्रेशन वेक्टर का। ठीक है, एक्सप्रेशन, या इसको आप बोल सकते हो कि ये एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन है ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होना बेसिकली वो एक्सप्रेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट जीन। ठीक है, अल्टीमेट जो एम है हमारी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का, ऑलमोस्ट एवरी केसेस पे हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेस करते हैं। हमने जो जीन यहाँ पे क्लोन की है, यहाँ पे जो जीन क्लोन की है, उस जीन को हम क्या कराना चाहेंगे, एक्सप्रेस करना चाहेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। अब देखो, अब सपोज कर लो कि ये होस्ट है, और ये होस्ट कौन सा होस्ट है, एक्सप्रेशन होस्ट। मैं इसको एक्सप्रेशन होस्ट क्यों बोल रहा हूं? इसलिए बोल रहा हूं बच्चे, इस एक्सप्रेशन होस्ट के अंदर, इस एक्सप्रेशन होस्ट के अंदर इसका जो अपना आरएनए पॉलीमरेज, इसका जो आरएनए पॉलीमरेज ये रिकॉग्नाइज कर लेगा, रिकॉग्नाइज प्रमोटर सीक्वेंस ऑफ, किसके प्रमोटर सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज कर लेगा, ऑफ एक्सप्रेशन वेक्टर, एक्सप्रेशन वेक्टर, जहां पे आप अपने जीन को क्लोन कर रखे हैं, जहां पे अपने जीन को क्लोन कर रखे हैं। मतलब कहने का कि सपोज कर लो कि ये आपकी जीन है और यहाँ पे बेसिकली वो प्रमोटर प्रेजेंट है, तो जब तक आरएनए पॉलीमरेज इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तब तक एमआरएनए की सिंथेसिस नहीं हो सकती। ठीक है, तो एमआरएनए की सिंथेसिस हो जाएगी, तो लेट्स से दिस इज एमआरएनए, यहाँ से ये। ठीक है, इस एमआरएनए पे राइबोसोम्स बाइंड करेंगे, और राइबोसोम्स बाइंड करेंगे तो इस तरह से प्रोटीन सिंथेसाइज, इस तरह से वो प्रोटीन सिंथेसाइज। बात समझ में आ रही है कि जो मैं एक्सप्रेशन होस्ट की बात कर रहा हूं, अगर मैं यहीं पे बोल देता क्लोनिंग होस्ट, तो उसके अंदर आरएनए पॉलीमरेज हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन होस्ट का आरएनए पॉलीमरेज है, ठीक है, ये बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज करेगा, तभी प्रोटीन के फॉर्म में एक्सप्रेस होगा। क्लोनिंग होस्ट का पर्पस सिर्फ एक होता है कि क्लोनिंग होस्ट के अंदर जो डीएनए पॉलीमरेज, क्लोनिंग होस्ट के अंदर का जो डीएनए पॉलीमरेज है वो रेप्लिकेशन करे, वो रेप्लिकेशन करे किसका, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का रेप्लिकेशन करे। तो क्लोनिंग होस्ट के अंदर डीएनए पॉलीमरेज रिकॉग्नाइज करना चाहिए ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को, बट आरएनए पॉलीमरेज से मतलब नहीं है। जबकि एक्सप्रेशन होस्ट में बेसिकली दोनों, ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए और ये भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए। क्यों? ये होस्ट के हैं, ये डीएनए पॉल एंड आरएनए पॉल किसके हैं, दीज आर ऑफ होस्ट, ये होस्ट के हैं। ठीक है, और आपने यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन वेक्टर डाल रखा है या क्लोनिंग वेक्टर डाल रखा है, तो इसकी कॉपी तैयार हो या एक्सप्रेस करे तो वो किसका,
DNA पॉल या RNA पॉल यूज करेगा, अपना यूज करेगा, अपना यूज कर मतलब एक्सप्रेशन होस्ट का यूज करेगा बेसिकली, ठीक है, एक्सप्रेशन होस्ट का यूज करेगा। तो ये अब मैं इतना ज्यादा इसको एम्फसाइज इसलिए कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में ये चीज क्रिएट हो, आपके दिमाग में ये चीज क्रिएट हो, क्योंकि मैं अगर सीधे बोल दूंगा कि भाई प्रोटीन का एक्सप्रेस करना है, एक रिकॉम्बिनेंट जीन है जो एक्सप्रेस कर रही है इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन एंड दैट प्रोटीन इज नोन एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, एंड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन को स्मॉल स्केल पे अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो स्मॉल स्केल पे आप जस्ट एक फ्लास्क ले लो, एक फ्लास्क ले लो, वहां पे बेसिकली न्यूट्रिएंट मीडिया ले लो, न्यूट्रिएंट मीडिया, और यहाँ पे ई कोलाई को ग्रो करा दो, बेसिकली रिकॉम्बिनेंट जो होस्ट है उसको ग्रो करा दो, और यहाँ से फिर जो प्रोडक्ट आएगा वो प्रोटीन आ जाएगा, ठीक है। ये मैं बोल सकता हूँ, तो ये तो हो जाएगा स्मॉल स्केल, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्मॉल स्केल हो जाएगा, बट स्मॉल स्केल से हमारा पर्पस सॉल्व होना नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रोटीन के फॉर्म में कोई चीज एक्सप्रेस करना चाहते हैं दैट मीन्स कि हमको लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है, तो वो जो पर्पज है स्मॉल स्केल से वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, हमको उसको बढ़ाना, हमको उसकी जो कैपेसिटी है प्रोडक्शन की वो बढ़ाना पड़ेगा, एंड फॉर दैट वी रिक्वायर्ड फर्मेंटर, फॉर दैट, ठीक है, टू एनहांस द कैपेसिटी ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस वी नीड फर्मेंटर, ठीक है, हमको किसकी जरूरत पड़ेगी, फर्मेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, सारा होने के बाद आपके पास में एक लास्ट स्टेप है, टू ऑब्टेन मैंने क्या लिखा था, टू ऑब्टेन स्पेसिफिक जीन प्रोडक्ट, स्पेसिफिक फॉरेन जीन प्रोडक्ट या जीन प्रोडक्ट, ठीक है, टू ऑब्टेन फॉरेन जीन प्रोडक्ट। अच्छा, एक चीज और ध्यान में रखना, इस फॉरेन जीन को कई बार एलियन भी लिख देता है, एलियन, तो कंफ्यूज मत हो, ठीक है, फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। तो फॉरेन जीन प्रोडक्ट के लिए हमको स्मॉल स्केल पे अगर आप कर रहे हो, इस तरह से लिखो, फॉर स्मॉल स्केल, फॉर स्मॉल स्केल, तो आप इसको कल्चर फ्लास्क में करवा सकते हो, कल्चर फ्लास्क, ठीक है, फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ कंडीशन, फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन कंडीशन, एक्सप्रेशन कंडीशन को आप ऑप्टिमाइज करने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्मॉल स्केल, ठीक है, बट फॉर लार्ज स्केल, बट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन, production of a recombinant protein, we need fermenter, हमको फर्मेंटर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, फर्मेंटर की जरूरत पड़ेगी हमें लार्ज स्केल के लिए, लार्ज स्केल। अब फर्मेंटर आगे बढ़ूं, फर्मेंटर के लिए मैं आगे बढ़ाना स्टार्ट करूं, उससे पहले मैं आपको रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की डेफिनेशन लिखा देता हूँ। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, इफ एनी प्रोटीन encoding gene expressed in the form of
expressed in the form of, if any protein encoding gene expressed in the form of, किसके फॉर्म में, expressed in the form of protein, then this protein is known as, then this protein is known as recombinant protein. Recombinant. Recombinant protein. ठीक है, तो याद रखना कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन क्या है, मतलब कि जो मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया, ये वेक्टर है, ये वाला जीन है, तो ये जीन बेसिकली कौन सी जीन, रिकॉम्बिनेंट जीन है या रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और ये जो एक्सप्रेस करेगी प्रोटीन के फॉर्म में, तो ये वाला जो प्रोटीन होगा उसको क्या बोलोगे, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, इसको आप बोलोगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। ठीक है, तो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन के ही हम स्मॉल स्केल कल्चर और लार्ज स्केल कल्चर की बात कर रहे हैं। तो स्मॉल स्केल कल्चर तो आप फ्लास्क में लेबोरेटरी कंडीशन में परफॉर्म कर सकते हो फॉर ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन, बट फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन वी रिक्वायर्ड फर्मेंटर। हमको क्या जरूरत पड़ेगी लार्ज स्केल के लिए, फर्मेंटर की जरूरत पड़ेगी। और फर्मेंटर बेसिकली क्या है, दीज आर द लार्ज वेसल्स, फर्मेंटर these are the large vessels, कैपेसिटी क्या है 100 लीटर टू 1000 लीटर। ठीक है, फर्मेंटर आर लार्ज वेसल्स जिनकी कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर टू हेलो बच्चे, मेरी आवाज आप नहीं सुन रहे हो क्या? यस सर। बहुत नहीं समझ नहीं आ रहा है क्या बच्चे? यस सर, आ रहा है। तो लार्ज वेसल्स हैं, ठीक है, रिक्वायर्ड to produce large quantity of recombinant protein. Recombinant protein. The fermenter are large vessels required to produce large quantity of recombinant protein. These are also known as bioreactors. Fermenter are also known as bioreactor. ये भी याद है, इसको बायोरिएक्टर भी बोलते हैं। कैपेसिटी कितनी है 100 लीटर टू 1000 लीटर। अब जो फर्मेंटर है आपके फर्मेंटर 2 टाइप्स के हो सकते। फर्मेंटर कैन बी ऑफ या बच्चे फर्मेंटर पहले मत लिखो, पहले लिखो कल्चर। हाँ इस तरह से लिखो जी।
कल्चर सिस्टम, कल्चर सिस्टम में भी कल्चर सिस्टम में भी आप दो टाइप के हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं दो टाइप के? एक को बोलते हैं बैच कल्चर, बैच कल्चर, और दूसरे को बोलते हैं कंटिन्यूअस कल्चर। जो बैच कल्चर है उसमें क्या होता है कि एक बार सारी चीजें रख दी जाती हैं फर्मेंटर के अंदर। फर्मेंटर के अंदर एक बार रख दोगे, ठीक है। जैसे ये सपोज करो आपका ये फर्मेंटर, ये आपका फर्मेंटर, ठीक है। तो इसमें ठीक है, इसमें एक बार आप सारी चीजें रख दोगे, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया वगैरह, प्लस रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया, रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया या होस्ट, रिकॉम्बिनेंट होस्ट, रिकॉम्बिनेंट होस्ट, ठीक है। और इसको ग्रो करने दो, इसको अब चलने दोगे। तो इसमें क्या है, कौन कौन सी फेज आएगी? पहले लैग फेज होगा, लैग फेज, जब फिर आपका मोस्ट एक्टिव फेज होगा लॉग फेज, लॉग फेज के बाद आ जाएगा आपका प्लेटिव फेज, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज। और इस दौरान स्टेशनरी फेज के दौरान आप क्या करोगे? हार्वेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट, हार्वेस्टिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोडक्ट की हार्वेस्टिंग हो जाएगी इस दौरान, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन की हार्वेस्टिंग हो जाएगी, ठीक है। मतलब एक ही बार न्यूट्रिएंट मटेरियल, रिकॉम्बिनेंट होस्ट वगैरह सारा डाल दिया, ठीक है, उसको चलने दिया, चलने दिया, और लास्ट में उसने अपने तीनों फेज कंप्लीट की, लैग फेज, फिर लॉग फेज, एक्सपोनेंशियल फेज, फिर स्टेशनरी फेज पे आपने हार्वेस्ट कर लिया, ठीक है, हार्वेस्ट कर लिया प्रोडक्ट। तो बेसिकली इस वाले मेथड में ये एक क्लोज्ड चैम्बर है, क्लोज्ड चैम्बर है, ठीक है, जहां पे एक ही बार चीजें ऐड होगी और अंत में जाके आप हार्वेस्ट कर लोगे। तो इस तरह के कल्चर को बोलते हैं बैच कल्चर। और कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है, कंटिन्यूअस कल्चर में क्या होता है कि एक तरफ से रॉ मटेरियल आ रहा होता है, ठीक है, न्यूट्रिएंट मीडिया ही बेटा ये रॉ मटेरियल, इसको रॉ मटेरियल, एक बार एक तरफ से रॉ मटेरियल आता जाता है, दूसरी तरफ से प्रोडक्ट निकलता जाता है, ठीक है। कंटिन्यूअस वाला हिसाब किताब इस तरह से होगा, इस तरह से होगा। ये जैसे एक फर्मेंटर का वेसल है, ठीक है, इधर से रॉ मटेरियल आता है, इधर से रॉ मटेरियल आता रहेगा, और इधर से बेसिकली प्रोडक्ट निकलता रहेगा, प्रोडक्ट निकलता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लोज सिस्टम नहीं है, यहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव फेज है, या इस तरह से बोल सकते हो जो कल्चर है, कल्चर रिमेन प्रेजेंट इन लॉग फेज या मोस्ट एक्टिव फेज, लॉग फेज या मोस्ट एक्टिव फेज, ऑलवेज बेसिकली वो मोस्ट एक्टिव फेज पे रहता है, ऑलवेज बेसिकली वो मोस्ट एक्टिव फेज पे प्रेजेंट रहता है। तो ये बात समझ में आई? ये कंटिन्यूअस कल्चर और बैच कल्चर में क्या डिफरेंस? यस सर। चलो अब आते हैं फर्मेंटर्स के दो टाइप। जो फर्मेंटर है आपको फर्मेंटर में
सिंपल स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर मिल जाएगा, बायोरिएक्टर ये मिल जाएगा। और दूसरा आपको सिंपल स्टर्ड के अलावा जस्ट मिनट, दिमाग से स्किप हुआ बच्चे। सिंपल स्टर्ड बायो, अच्छा हाँ, स्पार्ज स्पार्ज ये दोनों आपके एनसीईआरटी में बने, ठीक है। स्पार्ज स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर, ठीक है। तो दो टाइप के बायोरिएक्टर हैं आपके पास में, सिंपल टाइप का, ठीक है, सिंपल टाइप का, और स्पार्ज स्टोर्ड टैंक। अच्छा, एक और चीज देखना है आपकी, जैसे आपका बायोरिएक्टर है, सपोज करो मैं यहाँ पे, आपको क्या करना है, आपकी किताब में, आपके एनसीईआरटी में बायोरिएक्टर का पिक्चर बना हुआ है, तो आप जो है वहां से बायोरिएक्टर अपनी कॉपी पे कर लेंगे, बना लेंगे। मैं यहाँ पे तो जस्ट समझा नहीं। सॉरी, थोड़ा बच्चे होल्ड करना। ओके, आप अपने एनसीईआरटी में एक बार पिक्चर देखो बच्चे, आपने एनसीईआरटी ओपन करके रखी हुई होगी, इसमें पिक्चर 20 पेज पे फिगर 11.7 है। तो इसमें देखो, पहला सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर है। इसमें इसमें वो सारी चीजें हैं जो कि ऑप्टिमल कंडीशन अचीव करने के लिए रिक्वायर्ड है, ठीक है। मतलब किसी भी प्रोटीन के एक्सप्रेस करने के लिए, या प्रोटीन किसके फॉर्म में एक्सप्रेस हो रही है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट, तो बेसिकली बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए जो ऑप्टिमल कंडीशन है वो सब बायोरिएक्टर के अंदर होती है। जैसे यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, प्रेशर मेजर करने के लिए ऊपर देखो एक प्रेशर गेज लगा हुआ है, ए वाले पिक्चर में बोल रहा हूँ। एसिड बेस फॉर पीएच का मतलब एसिड पे पीएच कंट्रोलर है, जहाँ पे एसिड बेस के जो है चेक किया जा रहा है। स्टरलाइज्ड स्टीम्स है, ठीक है। यहाँ पे फोम ब्रेकर है, मतलब कि जब प्रोटीन बनता है, आप कभी ना ऐसा करना, मिल्क को जो है ना आप सेक करना, तो मिल्क सेक करोगे तो उसमें फ्रॉथिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो बेटा वो जो फ्रॉथिंग है वो फ्रॉथिंग होती है प्रोटीन्स की, और आप जान रहे हो कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे हो, ठीक है। और प्रोटीन प्रोड्यूस करने के लिए ये जो मैंने नीचे एक फैन टाइप का लगाया है, ये बेसिकली एजिटेशन करता है, एजिटेशन इसको बोलते हैं एजिटेटर, ठीक है। ताकि यहाँ पे कल्चर कंटिन्यूअसली घूमता है, और कल्चर घूमेगा तो फ्रॉथिंग हो जाएगी। तो फ्रॉथिंग को तोड़ने के लिए एक फोम ब्रेकर प्रेजेंट होता है, फोम ब्रेकर, ठीक है। फ्रॉथिंग को तोड़ने के लिए फोम ब्रेकर प्रेजेंट होता है।
यहाँ पे कंटिन्यूअसली एयर आती रहे, ठीक है, प्रॉपर एयरेशन रहे, तो यहाँ पे एयरेशन एयरेशन के लिए भी डिवाइस ठीक है, प्रॉपर एयरेशन के लिए भी डिवाइस लगाई जाती है। एसिड बेस इंडिकेटर है, गेज प्रेशर गेज लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर गेज लगा हुआ है। यहाँ पे एसिड बेस के लिए है, यहाँ पे स्टरलाइज्ड एयर के लिए डिवाइस लगी हुई, यहाँ पे आउटलेट है उसका, यहाँ पे उसका आउटलेट है। तो इस तरह से बेसिकली जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे चीजें प्रेजेंट हैं। और फ्लैट पैडेड इम्पेलर प्रेजेंट है, कल्चर ब्रॉथ के लिए चीजें प्रेजेंट है, स्ट्राइल एयर के लिए चीजें प्रेजेंट है, ठीक है, स्ट्राइल एयर। तो इसको आप देख लेना, एनसीईआरटी पे बेटर पिक्चर बना हुआ है, जो चीजें मुझे बताने की बता दिया। यहाँ पे एक इम्पेलर प्रेजेंट है, ठीक है, इम्पेलर। इसी तरह से जो स्पार्ज्ड है, ठीक है, स्पार्ज्ड में सिमिलर सिस्टम है स्पार्ज में, ठीक है, तो इसको आप एक बार देख लेना। यहाँ पे स्टर्ड टैंक रिएक्टर में लिखा हुआ है कि इज यूजुअली सिलेंड्रिकल और विद ए कर्व्ड बेस टू फैसिलिटेट मिक्सिंग ऑफ द रिएक्टर कंटेंट। मतलब जो स्टर्ड टैंक रिएक्टर है, स्टर्ड टैंक रिएक्टर है, उसका जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल होता है, और उसका जो बेस होता है वो जनरली कर्व्ड होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए होता है ताकि वो मिक्सिंग, जो रिएक्टर के अंदर जो कंटेंट है उसको, उसकी मिक्सिंग को फैसिलिटेट कर सके, ठीक है। द स्टिरर फैसिलिटेट्स इवन मिक्सिंग एंड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी थ्रू आउट द बायोरिएक्टर। Alternatively, air can be bubbled through the reactor. If you look at the figure closely, you will see that the bioreactor has an agitator system, an oxygen delivery system, and a foam controller system, a temperature controller system, pH control system, and sampling ports, so that a small volume of the culture can be withdrawn periodically. ठीक है, तो ये सारे चीजें हैं। अब यहाँ पे एक चीज, तो मोस्ट कॉमनली यूज बायोरिएक्टर्स आर स्टीयरिंग टाइप, ठीक है। फर्मेंटर या बायोरिएक्टर जो है, फर्मेंटर या बायोरिएक्टर, इसमें से जो मोस्ट कॉमन टाइप का है, मोस्ट कॉमन बायोरिएक्टर, वो बेसिकली क्या है, स्टीयरिंग टाइप बायोरिएक्टर है। और स्टर्ड टाइप बायोरिएक्टर की दो हैं, एक सिंपल स्टर्ड है और दूसरा स्पार्ड स्टर्ड, ठीक है। मैंने पहले बताया कि जो स्टर्ड टाइप का बायोरिएक्टर है, इसका शेप जनरली सिलेंड्रिकल है विद कर्व्ड बेस। बेस कैसा है, विद कर्व्ड बेस इसका कर्व्ड है, ठीक है। सिलेंड्रिकल विद बेस, कर्व्ड बेस जो है जनरली आपको देखने को मिलेगा स्टर्ड टाइप के बायोरिएक्टर में, ठीक है। यहाँ पे जो ऑप्टिमल कंडीशन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, बायोरिएक्टर में ऑप्टिमल कंडीशंस रहे, उसके लिए क्या क्या प्रेजेंट है वहां पे, टेम्परेचर कंट्रोलर है, टेम्परेचर कंट्रोलर, ठीक है। एक मिनट में देख के लिखा देता हूँ। हाँ, यहाँ पे एजिटेटर सिस्टम है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम है, ठीक है। टेम्परेचर कंट्रोलर, एजिटेटर सिस्टम, लिख लो इसको, आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ, पूछ सकता है कि इसमें से कौन कौन सी चीजें आपके उसमें ऑप्टिमम कंडीशन के लिए बायोरिएक्टर के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो एजिटेटर सिस्टम, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोलर सिस्टम, ठीक है, ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोलर सिस्टम,
pH controller system sampling pots, pH controller system sampling pots, इस तरह से चीजें जो है प्रेजेंट, इस तरह से चीजें प्रेजेंट। और ये जो सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं किस लिए प्रेजेंट है? सो दैट स्मॉल सैंपल वॉल्यूम ऑफ सैंपल, सो दैट स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल can be withdrawn periodic, can be withdrawn periodically, can be withdrawn periodically। तो ये बेसिकली आप ध्यान में रखना। एक और चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि जैसे मैंने लिखाया जो बायोरिएक्टर है, these are the large vessels of 100 लीटर to 1000 लीटर कैपेसिटी, जिसके अंदर क्या होता है, क्या डिफाइन किया था मैंने, बताओ जरा सर। क्वेश्चन नंबर पूछिए। बायोरिएक्टर को मैंने डिफाइन किया था, पूछो बताओ मुझे क्या डेफिनेशन। Large vessels required to produce large quantity of recombinant रिक्वायर्ड फॉर produce to large quantity of recombinant protein। यस, उसको आप इस तरह से भी लिख सकते हो। सर वो लास्ट लाइन में क्या लिखा है हमने? So that a small volume of sample can be withdrawn periodically, मतलब जो है जब आप चाहो तो स्मॉल वॉल्यूम ऑफ सैंपल आप आराम से निकाल सको। सैम्पलिंग पोर्ट्स हैं, सैम्पलिंग पोर्ट्स, ठीक है। आप इस तरह से भी फर्मेंटर को डिफाइन कर सकते हैं कि these are the large vessels where रॉ मटेरियल तो देते ही हो ना न्यूट्रिएंट के फॉर्म में, ठीक है। और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होस्ट आप देते हो उसमें रॉ मटेरियल। क्या बचे? बोर्ड क्लियर नहीं समझ में आ रहा। सर बोर्ड क्लियर से दिख नहीं रहा। बोर्ड दिख नहीं रहा? यस सर। बच्चे आप किसी को भी नहीं दिख रहा है या सिर्फ? नहीं दिख रहा था, अब दिखाई दे रहा है। किसी को भी नहीं दिख रहा बच्चे? आप ठीक है सर? अब ठीक है। यस। चलो, तो मैं बोल रहा हूँ कि फर्मेंटर आर लार्ज वेसल्स वेयर रॉ मटेरियल कन्वर्टेड, या इस तरह से लिखो बायोलॉजिकली कन्वर्टेड, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इन प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, सच एज एंजाइम्स, ठीक है, सच एज एंजाइम्स। अच्छा, तो आप अगर आपने लार्ज स्केल पे इसको प्रोड्यूस कर लिया है, ठीक है, लार्ज स्केल पे अगर आपने प्रोड्यूस कर लिया है, तो फर्मेंटर से बच्चे कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। फर्मेंटर में चीजें ध्यान में रखना, दो टाइप के फर्मेंटर के पिक्चर आपके यहाँ बने हुए हैं, ठीक है। तो देख लेना एक बार उसको, ठीक है। एक बार आपने एनसीईआरटी में से मैंने काफी चीजें बता दी हैं आपको, फिर भी आप एक बार देख लेना। तो जब आपके पास प्रोटीन प्रोड्यूस हो जाएगा, ढेर सारा प्रोटीन या व्हाटएवर प्रोडक्ट इज, ठीक है, जब आपके पास में आ जाएगा तो आप उसको क्या करोगे, उसको ले जाओगे डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के। मतलब सपोज कर लो ये फर्मेंटर है, इस फर्मेंटर की आउटलेट से अब आपको रॉ मटेरियल मिल गया, रॉ मटेरियल कह रहा, आपको यहाँ से प्रोटीन्स मिल गए, ठीक है, लार्ज स्केल पे प्रोटीन्स। तो इस प्रोटीन का अब फर्दर क्या होगा, इसका फर्दर फेट क्या होगा,
डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, मतलब अब क्या करेंगे हम इसका डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करेंगे। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में दो चीजें करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक आप करते हो सेपरेशन ऑफ जो प्रोडक्ट है, ठीक है, और दूसरा करते हो आप प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन आर टू स्टेप इन डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ठीक है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कभी कि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं, ठीक है, तो आप बोलोगे क्या है उसमें? सेपरेशन है एंड प्यूरिफिकेशन है, ठीक है। तो ये जो फर्मेंटर वाली जो स्टेज है, यहाँ पे जो स्टेज हुई है, यहाँ पे जो प्रोटीन बना है, ये है बायोसिंथेटिक स्टेज, ठीक है, बायोसिंथेटिक स्टेज, क्योंकि इसमें सिंथेसिस हो रही है। बायोसिंथेटिक स्टेज जो ऑब्टेन, जो मैंने लिखाया था, टू ऑब्टेन द जो प्रोडक्ट जो भी था, ठीक है, टू अचीव द प्रोडक्ट, ठीक है। तो वो बेसिकली बायोसिंथेटिक स्टेज। बायोसिंथेटिक स्टेज के बाद आपको मिलेगा डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के दो पार्ट है, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। और फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद है क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर ये मेडिकल इफ इट इज मेडिसिन, अगर यह ड्रग्स है, अगर ये ड्रग्स या मेडिसिन है, तो इसका क्या होगा? फिर क्लिनिकल ट्रायल्स होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? क्लिनिकल ट्रायल्स के बाद फिर क्या होगा? क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होगा, क्वालिटी कंट्रोल चेकअप होगा। मेरे पास यहाँ पे स्पेशल में यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल चेकअप से, क्वालिटी कंट्रोल चेकअप के बाद एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, ये इस तरह से देखो, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, और इसके बाद इसकी मार्केटिंग होगी, इसके बाद फिर इसको मार्केट में रिलीज किया जाएगा, इसके बाद मार्केटिंग। ये चीजें हैं, ये पूछ सकता है आपसे डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। इवन क्लिनिकल ट्रायल्स या सीक्वेंस पूछ सकता है कि किस तरह से बेसिकली कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। किसी को रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से किसी प्रोडक्ट को अचीव करने में कौन कौन से स्टेप्स आ सकते हैं, कौन कौन से स्टेप। तो मैं एक बार फिर से बड़े शार्ट में दिखा देता हूँ, ठीक है। स्टेप्स लिखो ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पूरा का पूरा, पूरे के पूरे, ठीक है, पूरे के पूरे स्टेप्स। तो आप यहाँ पे पहले क्या है? फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। सबसे पहले क्या तो होगा? रिकॉम्बिनेंट डीएनए का फॉर्मेशन। फिर आप क्या करोगे? इसको करोगे, आप ले जाओगे कहाँ पे? ट्रांसफॉर्मेशन इन suitable host। फिर क्या होगा? फिर बायोसिंथेटिक फेज। बायोसिंथेटिक फेज के बाद क्या आ जाएगा? डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बाद अगर मेडिसिन है, ठीक है, इफ इट इज मेडिसिन और ड्रग, इफ इट इज ड्रग, ठीक है, तो होगा क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल, और फिर क्लिनिकल ट्रायल यहां से लिखो के बाद क्या बताया था मैंने? क्लिनिकल ट्रायल के बाद क्वालिटी चेकअप,
क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, और फिर इसके बाद फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिजर्वेटिव, और प्रिजर्वेटिव के बाद फिर आपका मार्केटिंग। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा देता हूं कि जो ये डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, दिस इज द, लिख लो, अलग से लिख लो कि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग है, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, this is most expensive and time consuming process। एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, तो इसको लिख लो। तो अब मेरी तरफ से ये वाला चैप्टर तो कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं दूसरे चैप्टर पे, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो है, जो बायोटेक्नोलॉजी का, उस पर चलते हैं। आगे बढ़ जाए बच्चे? यस। अच्छा, एक और पॉइंट लिख दो कि जो डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग बोथ वेरी फ्रॉम प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, मतलब ये बहुत वेरिएबल है, इनका ड्यूरेशन हो चाहे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बहुत वेरिएबल है। ये भी लिखो आप कि बोथ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग एंड, और क्या लिख दो यहाँ, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग, ये क्या है, वेरिएबल और वेरिएबल फॉर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट। अब आते हैं एप्लीकेशन वाले पार्ट में। नेक्स्ट चैप्टर है आपका बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो बायोटेक्नोलॉजी है, एनसीईआरटी ओपन करो आप जरा सा, एनसीईआरटी ओपन करो। यस। और एनसीईआरटी में देखो क्या लिखा है, बायोटेक्नोलॉजी एज यू वुड हैव लर्न फ्रॉम द प्रीवियस चैप्टर, मतलब बेसिक्स जो है आपके प्रीवियस चैप्टर में कवर हो गए। आप जरा सा अपने दिमाग पे सारा इमेजिन करो, जो जो चीजें पढ़े हो, ठीक है, जो जो चीजें पढ़े हो वो पूरा इमेजिन करो। फिर कहता है कि इसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। मतलब देखो आप यहाँ पे जरा सा देखो, अगर मैं सिंपली बोलूं कि जो बायोटेक्नोलॉजी है इंडस्ट्रियल स्केल की बात करूं, इंडस्ट्रियल स्केल, ठीक है। तो देखो आपने क्या पढ़ा, आप सिंपली देखो, ये रिकॉम्बिनेंट चेन थी, ये वेक्टर था, इन दोनों को आपने क्लोन कर दिया,
ठीक है, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन गया। ये चूंकि जो जीन थी ये कोई ना कोई प्रोटीन कोड कर रही थी, ठीक है। तो इसको जैसे ही आपने इसको एक सुटेबल होस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया, इसका ट्रांसफॉर्मेशन किया, तो यहाँ से बायोसिंथेटिक फेज से आपको क्या मिल गया, प्रोटीन। अब वो प्रोटीन एंजाइम्स भी हो सकता है, कोई मेडिसिन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन्स है फिर इसको आप डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के लिए गए, मतलब इंडस्ट्रियल स्केल पे इसको कर दिया तैयार। एक चीज तो ये हो गई। दूसरा हो सकता है कि यहाँ से कोई आप एक ऑर्गेनिज्म जो है बनाए, ये इसी टेक्नोलॉजी का यूज करके कोई एक ऑर्गेनिजम्स बनाए। बेसिकली ये ऑर्गेनिज्म क्या कहलाया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहलाएगा कि नहीं। ये जो सुटेबल होस्ट, ये जो होस्ट है, ये जो होस्ट है इसके अंदर आपने अपना डीएनए डाल रखा, अपने डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाल रखा, अपना डीएनए ऑफ इंटरेस्ट डाल रखा है, तो इसको आप जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो? Yes, sir. और चीज देखो कि ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स है, ये जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ बैक्टीरिया ही होगा, ये आपका बैक्टीरियल सेल्स भी हो सकती है, ये आपका फंगल सेल्स भी हो सकती है, ये आपकी एनिमल सेल्स भी हो सकती है, ये आपकी प्लांट सेल्स भी हो सकती है। जहां पे आपको रिक्वायर्ड है वहां पे बेसिकली आप मॉडिफाई कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। Yes. किसी भी ऑर्गेनिजम्स को आप मॉडिफाई कर सकते हो। बैक्टीरियल सेल से आप बैक्टीरियल सेल को मॉडिफाई करके या फंगल सेल को आप मॉडिफाई करके बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट्स बना रहे हो। एनिमल्स से भी जो है क्या कहते हैं, एनिमल्स के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हो, कुछ प्लांट्स के अंदर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आप पहले बेसिक लर्न कर रहे हो, पहले चैप्टर में आपने सारा बेसिक लर्न किया, फिर आपने आप ये सोच रहे हो कि ये जो आपने लर्न किया है बेसिक्स, इसको आप किस तरह से इसके एप्लीकेशन पार्ट को स्टडी कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन पार्ट बेसिकली यहीं पे स्टडी किया गया है, मतलब इस चैप्टर पे बताया गया है। तो ये बोल रहा है कि बायोटेक्नोलॉजी एसेंशियली डील्स विद इंडस्ट्रियल स्केल प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, एंड बायोलॉजिकल्स यूजिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड माइक्रोब्स, फंजाई, प्लांट्स एंड, ठीक है। मतलब कि बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का यूज कहाँ पे किया गया है, प्रोडक्शन ऑफ बायोफार्मास्यूटिकल्स और बायोलॉजिकल्स, ठीक है। बायोफार्मास्यूटिकल्स, ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल्स में एंड बायोलॉजिकल्स पे यूज किया गया। कैसे यूज किया गया है, बाय मॉडिफाइंग द ऑर्गेनिजम्स एंड दोज ऑर्गेनिजम्स इज नोन एज जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। बात समझ में आ रहा है कि जो बेसिकली ऑर्गेनिजम्स हैं उन ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई किया गया है, और उन ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई करने के बाद हमने कहां कहां पे यूज किया, जैसे बायोफार्मास्यूटिकल्स फील्ड में है और बायोलॉजिकल्स, ठीक है, उसके फॉर्म। एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड थेराप्टिक्स। अब अगर देखा जाए कि जो एप्लीकेशन पार्ट है वो कहां पे है, ठीक है, जैसे मेजर तो बायोफार्मास्यूटिकल्स के फॉर्म है, इसके अलावा भी बहुत सारे फॉर्म हैं, जैसे एग्रीकल्चर, प्रोसेस्ड फूड, बायोरेमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट एंड एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है, एंड एनर्जी प्रोडक्शन। तो आपको जो मैं ये जो बता रहा हूँ कि जो एप्लीकेशन है आपके बुक में तो 3 ही 4 है। आपके बुक में एक आपको एग्रीकल्चर फील्ड में स्टडी करना है, एक आपको जो है क्या कहते हैं मेडिसिन के फील्ड में स्टडी करना है, ठीक है, मेडिसिन के फील्ड में करना है, एग्रीकल्चर के फील्ड में करना है, और बस यही 2 करना है आपको, 2 यही पेपर करने हैं, ठीक है, एक एग्रीकल्चर में और दूसरा मेडिसिन में, ठीक है। मेडिसिन में तो पहले लिख दो कि जो एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, ये सबसे पहला पार्ट होना चाहिए कि जो एप्लीकेशन है ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंक्लूड्स, कहां पे है, इन थेराप्टिक्स। थेराप्टिक्स का मतलब मेडिसिन, ठीक है,
थेरेप्टिक्स का मतलब है कि थेरेपी, ठीक है। थेरेपी में अब आपके कोई मेडिसिन प्रिपरेशन हो सकता है या किसी डिजीज का क्योर हो सकता है बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो लिख दो जरा सा यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स, ठीक है। डायग्नोस्टिक तीसरा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप फॉर एग्रीकल्चर, फॉर एग्रीकल्चर processed food bioremediation, processed food bioremediation, waste management, waste management and energy production, and energy production। तो ये आप याद रखें, ये क्वेश्चन बड़ा इजी बना सकता है कि कहां कहां पे एनर्जी प्रोडक्शन। जैसे एनर्जी प्रोडक्शन में आपको याद होगा थोड़ा बहुत अगर पता है तो बायोफ्यूल, ठीक है। वेस्ट मैनेजमेंट में आप देखोगे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वहां पे भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज होता है। बेसिकली कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इस तरह से बनाए जाते हैं जो ज्यादा एफिशिएंट होते हैं सीवेज वेस्ट को मैनेज करने में। बायोरेमेडिएशन में इसी तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज है। प्रोसेस्ड फूड में यूज है। जेनेटिकली मॉडिफाइड एग्रीकल्चर, डायग्नोस्टिक का भी बताऊंगा, और थेरेपी, ये दोनों मेडिसिन में आ जाए, ये दोनों मेडिसिन में आ जाए, ठीक है। एग्रीकल्चर का जाएगा। प्रोसेस्ड फूड के बारे में हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। बायोरेमेडिएशन जहां पे होगा वहां पे बता दूंगा कि किस तरह से करते हैं, पर ज्यादा डिस्कस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपके यहाँ पर बेसिकली दो ही चीजें हैं जिनको बहुत डीप में डिस्कस किया गया है, एक है एग्रीकल्चर सेक्टर, दूसरा है मेडिसिन सेक्टर, ठीक है। मेडिसिन, तो अब आते हैं पहले बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, अच्छा हाँ, उससे पहले भी एक और चीज लिखते हैं कि जो बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन है, ठीक है, जो बायोटेक्नोलॉजी के जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज हैं उनको देखते हैं कहाँ कहाँ पे वो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज है। तो बेसिकली थ्री है, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरिया, थ्री क्रिटिकल रिसर्च एरियाज, ठीक है, जहां पे बहुत अच्छी रिसर्च चल रही है इस समय, जहां पे बहुत ज्यादा फोकस्ड है बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च का, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी की रिसर्च का जो बहुत फोकस है वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, तो पहला है प्रोवाइडिंग द बेस्ट कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिजम्स, यूजुअली अ माइक्रोब और प्योर एंजाइम, ठीक है। पहला क्या बोल रहा है कि पहला जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है वो है providing the best catalyst in the form, either in the form of microbes, genetically modified microbes, either in the form of genetically modified microbes or in the form of यहाँ पे इम्प्रूव लिख दिया
Improved genetically modified microbes are in the form of best catalyst. Pure enzyme. हाँ, pure enzyme or in the form of pure enzyme. दूसरा जो है आपका मतलब कि जैसे मैं अगर इसको एक्सप्लेन करूं कि किस तरह से कैटलिस्ट के फॉर्म में होगा, तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है प्योर एंजाइम, ठीक है। दूसरा है आपका मॉडिफाइड माइक्रोब्स, ठीक है। तो बेसिकली सपोज कर लो कि कोई प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल है जिसको कन्वर्ट करना है प्रोडक्ट, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं कि कोई रॉ मटेरियल और इसको कन्वर्ट किससे करना है, प्रोडक्ट में। और सपोज कर लो कि एक जो वाइल्ड स्ट्रेन है जो नेचुरली एग्जिस्ट कर रही है एक्स, ठीक है। तो वो बेसिकली 100 रॉ मटेरियल को 2 आवर्स में जो है क्या कहते हैं प्रोडक्ट पे चेंज कर पाती है, प्रोडक्ट पे चेंज करती है। तो आप अगर इस मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को मॉडिफाई कर दो लेट्स से एक्स डैश बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आपने इसको इस तरह से मॉडिफाई किया है कि जो 100 मॉलिक्यूल्स हैं इनको सिर्फ वो 10 मिनट में, 10 मिनट में या 1 मिनट में उसने पूरा प्रोडक्ट। तो ये क्या है, ये इम्प्रूव्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इम्प्रूव। इसी तरह से एंजाइम्स में आपने कुछ इस तरह से चेंज कर दिए हैं यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी कि वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो गई है। तो वो इस तरह की रिसर्च की बात कर रहा है, ठीक है, इस तरह की रिसर्च की बात कर रहा है। दूसरा लिखते हैं क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर एंजाइम। दूसरा एरिया है, ठीक है, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन फॉर एंजाइम टू एक्ट, फॉर एंजाइम to act using through engineering। और तीसरा है आपका डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई द प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पे भी बड़ी रिसर्च चल रही है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी to purify protein or organic compound, यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज कौन कौन से हैं, ठीक है। ऑप्शन में हो सकता है कि तीनों रख दे और एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव रख दे, या हो सकता है कि कोई एक ऑप्शन रख दे, ठीक है, जो गलत हो, और पूछे कि इसमें से कौन सा इस समय जो क्रिटिकल रिसर्च एरियाज में नहीं है। तो इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इस तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। पहला मान के चलना है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन एग्रीकल्चर। तो अभी आप देखो बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में पहले जो प्रोडक्शन था बेसिकली क्रॉप्स का वो बहुत कम था,
ठीक है, फिर ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, और ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर हैं वो कौन है? नॉर्मन ई बोरलॉग, ये है फादर। इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया कौन है? नहीं पता? एमएस स्वामीनाथन, एमएस स्वामीनाथन, ये इंडियन फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन है। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर बेसिकली किस तरह से इम्प्रूव किया गया था? ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर किस तरह से इम्प्रूव किया गया था वो चीज देखते हैं। बट उससे पहले एक चीज देखो कि इसने ट्रिपल कर दिया, ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन। ग्रीन रेवोल्यूशन ने क्या किया था? फूड प्रोडक्शन को 3 टाइम कर दिया था वर्ल्ड वाइड। ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन बाय ग्रीन रेवोल्यूशन। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में किन किन चीजों को ध्यान रखा गया जिनकी वजह से ये फूड प्रोडक्शन एनहांसमेंट हुआ? ठीक है, इरेज कर दो बच्चे। ये जो ग्रीन रेवोल्यूशन है इनमें किन किन चीजों का ध्यान रखा गया ये देखो। जहां पे आपने लिखा है ट्रिपलिंग द फूड प्रोडक्शन, वहीं पे इस तरह से एरो बना दो और लिख दो यूज ऑफ सुपीरियर वैरायटी, सुपीरियर वैरायटी, better management practices, better management practices, और तीसरा यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स। ये चीजें थी जिनकी वजह से सुपीरियर वैरायटी ऑफ क्रॉप, ये बेसिकली चीजें थी, ये बेसिकली कुछ मेजर पॉइंट्स थे जो ग्रीन रेवोल्यूशन में फोकस थे। इनको ज्यादा उससे देखा गया और इनकी हेल्प से जो प्रोडक्शन था वो 3 टाइम्स हो गया। बट इट वाज नॉट सफिशिएंट। फर्स्ट थिंग, इट वाज नॉट सफिशिएंट। ठीक है, इट वाज या इट इज नॉट सफिशिएंट। ये बहुत सफिशिएंट नहीं था टू सच a huge population to feed, इस तरह से देखो, to feed such a huge population, इतनी बड़ी इतनी पॉपुलेशन को ग्रीन रेवोल्यूशन में जस्ट ट्रिपलिंग से काम तो नहीं चले। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने देखा कि हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज करें और उसके यूज से बेसिकली हम इन्हांसमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से बेसिकली रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है कहाँ पे? इन एग्रीकल्चर सिस्टम में। दूसरा एक और रीजन है ये एग्रोकेमिकल। आप अगर एग्रोकेमिकल का यूज बहुत ज्यादा करते हो प्रोडक्शन में क्रॉप के, तो उससे क्या हो जाएगा? उससे बेसिकली आपका एनवायरमेंट पॉल्यूशन होगा। आपके एनवायरमेंट में बेसिकली क्या होगा? पॉल्यूशन होगा। अगर बहुत ज्यादा एग्रोकेमिकल्स का आप यूज कर रहे हो तो पॉल्यूशन होगा बेसिकली, और वो आपके एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। ठीक है, तो इस वजह से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी धीरे धीरे करके क्या कर रही है? रिप्लेस कर रही है ग्रीन रेवोल्यूशन का। ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन का। अगर मैं आपसे ये बोलूं थोड़ी देर के लिए कि वो बेसिकली फूड प्रोडक्शन के अगर ऑप्शन देखे जाएं, ठीक है, फूड प्रोडक्शन के हम ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से मेथड हम यूटिलाइज कर सकते हैं।
ठीक है, फूड प्रोडक्शन एनहांस करने की। ठीक है, मेथड्स टू एनहांस फूड प्रोडक्शन, तो कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं? मेथड्स टू एनहांस फूड प्रोडक्शन, कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं बताओ? एक है यूज ऑफ एग्रोकेमिकल्स, आप खूब सारा एग्रोकेमिकल्स यूज करो जो एनसीईआरटी लिखती है। दूसरा है यूज ऑफ, या इस तरह से सीधे लिख दो ऑर्गेनिक फार्मिंग। आप बिल्कुल ही यूज मत करो एग्रोकेमिकल्स का, आप कंप्लीटली ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर जाओ। और दूसरा है यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग या रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जिसमें से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो इस पे फोकस करती है, ग्रीन रेवोल्यूशन इस पे फोकस कर रही है। ठीक है, आज की डेट पे थोड़ा सा ट्रेंड ऑर्गेनिक फार्मिंग का भी है, और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है एक अनदर ऑप्शन है टू एनहांस द फूड प्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि जेनेटिक इंजीनियरिंग पे आप बहुत ज्यादा स्पेसिफिक जो है क्या कहते हैं टारगेट सेलेक्ट करते हो, मतलब जो टारगेट है वो बहुत स्पेसिफिक है, टारगेट है वो बहुत स्पेसिफिक है। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपके लिए एक डेफिनेशन में जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, वैसे तो नाम से ही इंडिकेट होता है, फिर भी मैं लिख देता हूँ जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स, जिनको आप बोलते हो जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म्स। इनको जस्ट आप डिफाइन कर दो कि चाहे वो प्लांट्स हो, बैक्टीरिया हो, फंजाई हो, एनिमल्स हो, ठीक है, जिनकी जीन्स को अल्टर किया गया है। ठीक है, एनी ऑर्गेनिज्म whose genes has been altered ठीक है, whose genes has been altered by manipulation या by using genetic engineering techniques, by using genetic engineering technique known as GMO, genetically modified organisms, उनको आप क्या बोलते हो? जीएमओ बोलते हो। अब चूंकि हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर सेक्टर, तो बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट, जीएम प्लांट्स, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, इनको एक्सटेंसिवली यूज किया जा रहा है किस चीज के लिए? जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स हैज बीन एक्सटेंसिवली यूज्ड फॉर द एनहांसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स। ठीक है, किस तरह से यूज किए जा रहे हैं इनको भी जरा सा लिख देते हैं। मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। ठीक है, made crops more tolerant to एबायोटिक स्ट्रेस। जैसे कहीं पे सूखा पड़ रहा है, ठीक है, जैसे सपोज कर लो ये एक प्लांट है, ठीक है, और ये बेसिकली ज्यादा ड्रॉट कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता, ये ज्यादा ड्रॉट कंडीशन में सरवाइव नहीं कर सकता, तो और ठीक है, और ये एक प्लांट है जो कि ड्रॉट कंडीशन में सरवाइव कर लेगा, ठीक है, इजीली
survive in drought condition, और ये can't survive in drought, but ये हाई प्रोडक्टिविटी और ये लो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। इसकी प्रोडक्टिविटी हाई है, तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि इसमें कौन सा जीन है जो बेसिकली इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। जो जीन्स बेसिकली इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको आप यहाँ पे डाल दोगे, उसको यहाँ पे डाल दो। तो इस तरह से बाय यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बाय यूजिंग जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप जो है क्रॉप्स को मोर टॉलरेंट फॉर एबायोटिक स्ट्रेस, फॉर एग्जांपल जैसे ड्रॉट, फ्लड, साल्ट वाला एरिया जो है, कोल्ड हीट, ठीक है, साल्ट, कोल्ड हीट, ये सब एबायोटिक स्ट्रेसेस हैं जो कि प्लांट को दी जाती हैं या प्लांट को बाय नेचर से मिलती हैं। तो उसके लिए किस तरह से आप प्लांट को मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो वही लिखा है कि जीएम प्लांट्स का यूज करके या क्रॉप को ज्यादा एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंट बना सकते हो, ठीक है। दूसरा है रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल्स, ठीक है, रिड्यूस्ड रिलायंस ऑन केमिकल्स, reduced reliance on chemicals, केमिकल्स पे, एग्रो केमिकल्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिख दीजिए एग्रो केमिकल्स। कैसे कर सकते हैं एग्रो केमिकल्स? एग्रो केमिकल्स का जैसे जैसे फर्टिलाइजर्स आप जो है यूज कर रहे हो, ठीक है, केमिकल्स, तो उसमें आप ऐसे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स यूज कर लो, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स आप जो है बना लो जो बेसिकली एज ए फर्टिलाइजर, या इस तरह से बोल सकते हो कि वो फर्टिलाइजर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कुछ वो है साइनोबैक्टीरिया है जो कि बेसिकली नाइट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो आप बायो फर्टिलाइजर यूज कर सकते हो, उनको और अधिक मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका, अगर ये जो है आप जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करोगे तो एग्रो केमिकल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एग्रो केमिकल्स पे जो डिपेंडेंसी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। हेल्प टू रिड्यूस पोस्ट हार्वेस्टेड लॉसेस, हेल्प to reduce post harvested loss। इस पे भी आपका पोस्ट जो हार्वेस्ट लॉस होता है उस पे भी आपका, मतलब कई बार क्या, जैसे राइस की क्रॉप है, अब राइस की क्रॉप में जो है क्या कहते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग जो है क्या कहते हैं, इंसेक्ट का अटैक हो जाए या इस तरह से अटैक हो जाए जो कि बेसिकली उस पूरी क्रॉप को खत्म कर, तो इस तरह की वैरायटीज बेसिकली डेवलप की जाए वाया जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिससे बेसिकली उसको इंसेक्ट वगैरह इजी अटैक ना कर पाए, ठीक है, ना कर पाए। इसी तरह से इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेस एंड इनहांस न्यूट्रिशनल वैल्यू, increase efficiency of increase efficiency of nutritional mineral uses, minerals usage, और fifth enhance nutritional value,
न्यूट्रिशनल वैल्यू। इस तरह से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप को आप यूज कर सकते हो, ठीक है, उनको यूज कर सकते हो। अब आपके बुक में जो एग्जाम्पल है, 2 एग्जाम्पल है बेसिकली एग्रोकेमिकल उसमें एग्रीकल्चर फील्ड में। उसमें से पहला है बीटी कॉटन का, पहला एग्जाम्पल है आपका बीटी कॉटन, या आप इस तरह से बोल सकते हो कि बीटी जीन्स की बात की जाए, नो बीटी कॉटन नहीं रहना, दूसरी में अंदर सारी चीजें बीटी कॉटन, ठीक है। तो बीटी कॉटन बेसिकली इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी जीन्स या बैसिलस thuringiensis जीन, इंट्रोडक्शन ऑफ बीटी टॉक्सिन। This is also BT toxin genes from Bacillus thuringiensis, तो बच्चे अभी इसके आगे मैं नेक्स्ट एक्स्ट्रा में पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा लेक्चर में इसके आगे हम पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल अभी के लिए फिलहाल बस यहीं पे मैं स्टॉप कर रहा हूँ। इसके आगे का जो पार्ट होगा हम पढ़ेंगे कहाँ पे एक्स्ट्रा आज जो होगा, ठीक है। ओके।